नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में के निर्माण को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। सड़क भवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मंजूरी। एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। कम मैपिंग वाले जिलों पर जताई नाराजगी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को नोटिस देने के निर्देश। अवैध खनन पर धामी सरकार का सख्त एक्शन। हरिद्वार लक्सर में संयुक्त टीम की छापेमारी में 14 स्टोन क्रशर सीज। 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की तैयारी। लोहाघाट में गर्मियों से पहले पेयजल संकट को लेकर मंथन। नगरपालिका और जल संस्थान विभाग की बैठक। विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। इंदौर, दिल्ली और पंजाब में भीषण आग। ईवी कार में ब्लास्ट। पालम की एक बिल्डिंग में। तो वहीं देहरादून में बूंदाबांदी। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी के आसार। 23 मार्च तक मौसम खराब। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि हरक सिंह रावत बिना तथ्यों के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में अवसर तलाशना उनकी पुरानी फितरत रही है। जो हरक सिंह रावत जी की तो बात पे सिर्फ हंसी आती। आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी आज जिस तरीके की बात कर रही है, क्या वो अपने शासनकाल में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में उसका घोटाला भूल चुकी है? और वो पार्टी कह रही है हमें कि घोटाले कर रहे हैं, जो पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एकदम स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सार्वजनिकता से कहते हुए दिखाई दिए कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका क्या तात्पर्य? घोटालों के मास्टरमाइंड अगर आज हम लोगों को ये बात कह रहे हैं, और उस पार्टी के एक और परम मुखिया की ये बात आती है कि अगर हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं तो यहाँ पर मात्र 15 पैसे या 25 पैसे पहुंचते हैं, वो पार्टी आज हमें घोटाले का ज्ञान दे रही है। तो पहले अपने आप में अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 छेद। सिलेंडर की कीमतों को लेकर चल रही सियासत के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय और उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जिससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी गैस के दाम कम नहीं थे और अगर तुलना की जाए तो स्पष्ट अंतर नजर आता है। उन्होंने माना कि वर्तमान समय में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही इसके संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई है, वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में चिन्याली सौड़ के क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने भेंट की और बड़गांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग एवं दीवारी खौल जोखड़ी मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जताया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हमारा उद्देश्य है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र के गाँव तक सड़क सुविधाओं के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने हाल ही में इस संगठन के भीतर अनुशासन और कार्यशैली को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर किसी के पक्ष या विरोध में अभियान चलाने के बजाय केवल पार्टी की नीतियों, विचारधारा और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि भाजपा की परंपरा में व्यक्तिगत मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने की जगह नहीं है। पार्टी मंच का उपयोग केवल संगठनात्मक विषयों, भविष्य की रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए होना चाहिए। तो वहीं लोहाघाट में अंग्रेजों के जमाने का न्यायिक बंदी गृह भवन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। लोहाघाट न्यायिक बंदी गृह से एक महिला व 40 पुरुष विचाराधीन बंदियों को पिथौरागढ़ जिला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। न्यायिक बंदी गृह प्रभारी तहसीलदार लोहाघाट मोइनुद्दीन ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को पिथौरागढ़ जिला कारागार भेजा गया है। लास्ट में हमारे पास 41 कैदी थे, जिसमें एक महिला थी, 40 पुरुष थे। और ये सब जो है शासन के आदेश से जो है पीडीएम सर का आदेश हुआ और उसके बाद जो है इनको पिथौरागढ़ जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। और वर्तमान में जो है वो जो हमारी चौकी थी लॉकअप की, वो 1926 से चल रही थी। 100 साल पुराना इतिहास था जो राज्यसभा के स्वामित्व और उसमें थी। उसमें अब चौकी कानगो चौकी लोहाघाट का ऑफिस बना दिया गया, जिसमें कानगो लोहाघाट जो है वहाँ बैठ रहे हैं और उनके साथ कुछ पटवारी वहाँ बैठे। तो वहीं रामनगर में बुधवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर नगरपालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप समझ गया है। तो वहीं पालिका प्रशासन ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हल्द्वानी बस अड्डे पर और ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर कुछ दुकानों पे अतिक्रमण हो रहा है। साथ में हमें इसमें जिला प्रशासन के से भी, एसडीएम सर से भी लगातार निर्देश मिल रहे हैं कि इसमें हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग को लगातार कार्रवाई करनी पड़ी। सबसे पहले हम लोगों ने हल्द्वानी बस अड्डे से शुरुआत करी। यहाँ पर हमारे द्वारा लगभग 12 जो है वो खोखे जो है उनको जब्त किया गया। साथ ही सड़क के किनारे जो भी इस तरीके से अवैध तरीके से सामान रखा गया था वो जब्त किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में हमारे द्वारा जो आगे जो छप्पर और ये सब लोगों ने बढ़ा के रखे थे, इसमें कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली थी कि यहाँ पे रात को पुलिस क्या बोलते हैं, यहाँ पे शराब की भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट नगर और हल्द्वानी बस अड्डे पे कार्रवाई की। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 7 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और जिसके तहत 25 किसानों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को उत्तराखंड में मौन पालन का महत्व और प्राचीन युग और आधुनिक युग में मौन पालन के कार्यों में अंतर के विषय में चर्चा की गई। मौन पालन के फायदे और मधुमक्खी की प्रजाति के विषय में भी जानकारी दी गई। तो मधु विकास निरीक्षक गुंजता भट्ट ने कहा कि शहद से मिठास ही नहीं, लाखों की आमदनी भी होती है। मैं आज यहाँ पर विकासखंड सितारगंज जनपद उधम सिंह नगर के उपस्थित हुई हूँ मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना अंतर्गत राजकीय मौन पालन केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम मधुमक्खी
पालन के क्या महत्व है, मधुमक्खी पालन से क्या फ़ायदे हैं और ये रोज़गार के रूप में किस तरह लाभकारी है, वो आपको बताएंगे। इसमें हमने जो मैदानी क्षेत्र में है मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए एपिस मेलिफेरा इंडिका का पालन किया जाता है और विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा 80% की सब्सिडी में मौन बक्से वितरित किए जाते हैं, जिसमें हमारे मौन बक्स और मधुमक्खी सहित उपस्थित रहते हैं। तो वहीं रानीखेत के रियूनी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष उसे रखा। शिविर में ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात के सामने पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन की आई और इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं शिविर में करीब 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। आज न्याय पंचायत रियूनी में जो उत्तराखंड सरकार की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें आज लगभग 60-70 समस्याएं आई हैं और अधिकतर समस्याओं का मौके पे ही समाधान यहाँ पर संयुक्त मिनिस्टर मैडम आई उनके द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजना चल रही है, इससे कई लोगों को लाभ मिला है। अभी इससे पूर्व 3 दिन पहले कुमाली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भी लगभग 121 समस्याओं का मौका निस्तारण किया गया। बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम यहाँ पर को जन जन चल रहा है, इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है। समस्याओं का समाधान अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ गाँव की समस्या लेके आया था यहाँ पे जल जीवन मिशन का और पशु हॉस्पिटल इसका, और अभी तक तो हुआ नहीं है कि पानी के बारे में आश्वासन दे रखा है मैडम ने। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। तो बागेश्वर स्थित सतेश्वर मंदिर के पास नदी में नहाने के दौरान डोटियाल निवासी नंदन सिंह की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वे नदी में स्नान करने उतरे थे। इस दौरान अचानक नंदन सिंह का संतुलन बिगड़ा, गहरे पानी में वो डूब गए। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने डूबता उन्हें देखा, बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमारे पास एक 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाया गया था, जिसे डूबने के कारण बता रहे थे, परंतु जब हमने जांच की तो उसे मरा हुआ ही पाया गया है। स्नान करके आता हूँ, तुम चलो बोला, तो वहाँ पे जो एक वो था बहाव टाइप का था, वहाँ पे वो लगे मोटे पाइप टाइप में, उसमें जाके नीचे फिर आदमी ने देखा कि वहाँ बह गया करके फिर जाके हल्ला हुआ। ये लोग आए कहाँ से थे? ये ताकुला डोटाल गाँव से आए हुए थे पूजा लेके। पूजा होने के बाद ये हादसा हुआ। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते जन समर्थन का संकेत दिया और इस दौरान मूल निवासी, सशक्त भू कानून, जंगल जमीन, पलायन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। हरिद्वार पुलिस ने फिर दिखाया अपना डिजिटल जलवा। जी हां, हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर से अपना डिजिटल जलवा दिखाया है। CEIR पोर्टल की मदद से लोगों के खोए हुए, चोरी हुए 120 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया है और उनके असली मालिकों को लौटाया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत जो है 50 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर कोतवाल में SP सिटी अभय कुमार ने खुद लोगों को फोन सौंपे हैं। अपने खोए हुए फोन को पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। हम
हिमाचल के रहने वाले हैं, बट हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। तो हम पिछले साल यहाँ पे गुम हो गया था, तो इसमें रात को गुम हुआ था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। तो 3-4 दिन पहले इनका कॉल आया कि आपका मोबाइल मिल गया है। हमें तो बहुत ही खुशी हुई। पुलिस का तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी मेहनत और इतना सुदृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने मोबाइल ढूंढे हैं। ये बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। हर एक इंसान उम्मीद खो चुका होता है। आप इतने लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है सबके चेहरे पे मुस्कान है। ठीक है, वो तो सोच रहे थे कि हमारा मोबाइल नहीं मिलेगा, उनकी तरह हम भी यही सोच रहे थे कि अब खो गया तो खो गया। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पर बहुत हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा मोबाइल ढूंढ निकाला। एक सामान्य समस्या थी कि लोगों के मोबाइल खो जाती थी, गिर जाती थी या चोरी हो जाती थी, और वो लोग परेशान होकर घूमते थे, और पुलिस भी उस लेवल पर उनकी मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन इस चीज़ का संज्ञान भारत सरकार के द्वारा लिया गया और एक बहुत अच्छा पोर्टल डेवलप किया गया, CEIR पोर्टल। उसमें जो भी आपका इक्विपमेंट है वो पूरा एक ट्रैकिंग उसका सिस्टम है। तो कोई भी व्यक्ति आपके माध्यम से अगर कहीं आपकी मोबाइल खो जाती है, गिर जाती है, चोरी हो जाती है, या कोई अन्य परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपका मोबाइल टच नहीं हो रहा है, तो आप उसको CEIR पोर्टल पे जाके, और ये IMEI बेस्ड पोर्टल है, इसमें आप अपना उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको फिल करते हैं, और जो एक लोकल थाना है आपका उसमें आप उसको देते हैं। तो लिहाजा वो एक तो आपकी मोबाइल ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि उसका दुरुपयोग रुक जाता है। दूसरा, जिस आदमी को मिलती है या जो चोरी करता है वो किसी को बेच नहीं पाता, दे नहीं पाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप सेकेंड हैंड जब मोबाइल लेते हैं तो उसमें अभी आप कहीं ना कहीं CEIR पोर्टल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं मेरी मोबाइल चोरी की या दूसरे की मोबाइल तो नहीं है। हरिद्वार जिला प्रशासन और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला के सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को साफ कराया और इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सका। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ग्रीन साइड है, उसको एंक्रोच लोगों ने किया हुआ था, उसको स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा इन्होंने नोटिस जारी किए गए और समय दिया गया कि वो अपना एंक्रोचमेंट छुटा था। लेकिन दिए गए समय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन और सिडकुल के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। धार्मिक पहचान को लेकर दिए गए हालिया बयानों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर सनातनी लोगों से प्रमाण पत्र या एफिडेविट मांगने की बात अव्यावहारिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि मंदिरों के आसपास काम करने वाले अलग अलग समुदायों के लोगों पर ऐसी व्यवस्था लागू कैसे होगी। उनके मुताबिक ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक जो सवाल था उसके परिप्रेक्ष्य में कही कि भाई जो गैर सनातनी हैं, अगर वो सनातनी होने का सर्टिफिकेट देंगे तो हम उन्हें अलाउ करेंगे, एफिडेविट अगर वो देंगे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है जो धामी जी के एजेंडे को साधने के चक्कर में कई बार अपने आप को मूर्ख साबित कर चुके हैं। ये उनकी मूर्खता का परिणाम है कि पहले उन्होंने कहा कि गैर हिंदू और गैर सनातनी जो है उनको बीकेटीसी द्वारा जो संचालित 45+ जो मंदिर हैं उनमें एंट्री नहीं देंगे उनके प्रेमाइसेस के आसपास। जब कांग्रेस ने सवाल पूछा कि भाई आप ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि वहां घोड़े वाले भी हैं, खच्चर वाले भी हैं, फल बेचने वाले भी हैं, सब्जियां बेचने वाले भी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आप कैसे इन्हें सेग्रीगेट करने का जो है कार्य करेंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं था। और कल एक और जो है राजनीतिक शगुफा फेंका उन्होंने कि अगर आप सनातनी नहीं है और आप एफिडेविट देंगे तो आपको प्रवेश मिलेगा। तो कहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर ये प्रूफ करेंगे कि कोई सनातनी है या नहीं। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का संकट थोड़ा कम होने के आसार अब नजर आने लगे हैं। दरअसल देहरादून प्रशासन ने घोषणा की है कि वे जिले भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना 750 सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू करेंगे। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का संकट थोड़ा कम होने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल देहरादून प्रशासन ने घोषणा की है कि वह जिले भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना 750 सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक देहरादून जिले में 19,000 से ज्यादा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के उपभोक्ता हैं।
इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने घरों और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, जबकि व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को व्यवसायों की औसत मासिक खपत के मात्र 20% तक सीमित कर दिया गया है। जो कंज्यूमर्स हैं कमर्शियल गैस के, तो उनको अपनी एजेंसी पे जाना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी, और जो उनकी पिछली 6 महीने की औसत खपत रही है उसके आधार पर उनको गैस उपलब्ध करा दी जाएगी। देहरादून के एक एलपीजी डीलर ने बताया कि बीते 1-2 दिनों में आपूर्ति की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और वे जल्द ही ग्राहकों को सेवा देना शुरू कर देंगे। गैस तो अब पहले से तो काफी ठीक हो गया है, और कमर्शियल भी जो है, कल हमको आदेश आए हैं कि कमर्शियल भेज रहे हैं, तो आज कल में हम कमर्शियल को बिक्री शुरू कर देंगे। स्कूल में देना हमने शुरू कर दिया है। पहले क्या कमर्शियल नहीं दे रहे थे आप? हाँ, पहले होटल वगैरह सबको सब बंद कर रखा था, केवल स्कूल वालों को ही कोटा दे रखा था कि उनको दिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों और छात्रावासों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती रहेगी। होटल, रिसोर्ट, सरकारी कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और पीजी आवास प्राथमिकता सूची में दूसरे नंबर पर होंगे। गर्मियों के मौसम को देखते हुए लगातार पेयजल की समस्या ना लोगों के सामने आए, इसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी शहर में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट को लेकर जल संस्थान ने इस बार पहले से ही रणनीति बनाते हुए बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी रहती थी, उन्हें चिन्हित कर वहां स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया गया है। इसमें कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं, जैसे डम्बा डोंगा हो गया, आपका ये राजपुरा का बेल्ट है, हमारी यहाँ पर है PSC, कुछ बिटोरिया की बेल्ट है, और कुछ हमारा ये मुखानी साइड का क्षेत्र है, जहाँ पर जनरली पानी की समस्या आती थी और लास्ट 2-3 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो राजपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ नया नलकूप लग चुका है, आज से लगाया था हमने, तो उसकी समस्या लगभग वहाँ की समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही बिटोरिया का विकास नगर का एरिया है, जहाँ लगभग 2-3 सालों से टैंकर ही चल रहे थे, वहाँ भी नया नलकूप लग चुका था लास्ट ईयर, तो वहाँ की समस्या भी नहीं रही है अभी पानी की। इस साल हम लोगों ने एक छड़ैल सुयाल में ट्यूबवेल है, उसका पेयजल नलकूप है, उसको भी कमीशन कर दिया हमने। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।